नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24 देश की बात। आज के प्रोग्राम पर आज हम बात करेंगे ओबीसी जनगणना पर और ओबीसी आरक्षण का जो विवाद सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। इसी के लिए हमारे साथ मानवेंद्र प्रताप जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्कॉलर हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मानवेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सवाल। क्या ये जो मुद्दे उठ रहे हैं ओबीसी को लेकर, सीधा प्रभाव चुनाव पर पड़ेंगे इनका? नमस्कार मित्रों, सबसे पहले 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आज करंटली में जो इश्यूज चल रहे हैं ओबीसी रिजर्वेशन और ओबीसी के मुद्दे की बात में, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इलेक्शंस आने पे ही पड़ता है। हम देखते हैं कि जो ओबीसी की जो बात आती है, तो बाबा साहब ने ओबीसी की बात की वहां शुरुआत की थी। आर्टिकल 340 में भी उनके उनके बहुत सारे प्रोविजंस को उन्होंने डिफाइन किया था। और इसके बाद में एससी के प्रोविजंस को डिफाइन किया था। कहीं ना कहीं जो उस समय की सरकारें थी, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंटेशन करने से मना कर दिया था। तो समय समय पर इसकी मांग होती रही है, मुद्दे भी होते रहे हैं। वर्तमान सरकार ने भी ओबीसी को ही सेंट्रलाइज करके इलेक्शन लड़ा और ओबीसी ने उसको वोट किया। जब अधिकारों की बात करने की आई, तो उन्होंने उनके अधिकारों को फुलफिल तरीके से नहीं दिया। आप देखती हैं 2014 में जब सरकार आई थी और 2000 सरकारों को, तो ओबीसी के जो मुद्दे थे उनको उसी समय क्यों नहीं हल करनी चाहिए थी। जब 2022 का इलेक्शन आया, जब उनको लगा कि बंगाल इलेक्शन में हार गया हूं, और तो उनको लगा कि नहीं यार, एक बहुत बड़ा समुदाय है जिसको हमके लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने ये आरक्षण जैसे मुद्दे को उछाल दिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उनके वास्तविक प्रतिनिधित्व की, तो आप देखेंगे चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल पे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, चाहे गवर्नर्स हो, जो प्राइम पोस्ट होती है वहां पे ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसी का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यूपी गवर्नमेंट। जब यूपी गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को सेंट्रलाइज करके इलेक्शन लड़ा गया। एक बहुत बड़ा समुदाय केशव प्रसाद मौर्य के साथ आया और अच्छी खासी सीटें जिता दी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई, तो जिनका चेहरा नहीं फ्रंटलाइन पे था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार जानती है कि ओबीसी अब जागरूक हो रहा है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए वो तैयार है। इसीलिए ये सारे मुद्दे इलेक्शन से पहले आ रहे हैं। अभी कुछ जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया जा रहा है कुछ, लेकिन उनमें भी कुछ जातियां ऐसी हैं और उनके कुछ तथाकथित नेता भी जो हैं वो चीज को विरोध कर रहे हैं कि हमको इस जाति मतलब ओबीसी समाज में नहीं जोड़ना है। तो इस पर आप क्या कहें, क्या ये भी एक वोट बैंक का हिस्सा है? देखिए, कुछ जातियां जो आ रही हैं, वो उनका उनका वास्तविक अगर हम देखेंगे, देखिए आरक्षण का आधार क्या था। यहाँ पे बात मेन जो हो रही है वो आरक्षण आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन हो, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन की बात करता है। ठीक है, क्या जो जातियां 39 जातियां ओबीसी में शामिल की जा रही है, इसमें कुछ जातियों को तो वास्तविक में सामाजिक और सामाजिक पिछड़ापन भी है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक सिगुफा है जो सरकार छोड़ दी है। लेकिन जो वास्तविक जातियों के प्रतिनिधित्व हैं, वो लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा जाके अटक जाएगा और इलेक्शन निकलने के बाद में सारे मुद्दे भूल जाएंगे। जैसे इन्होंने क्या कहा था कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। आज के टाइम क्या हुआ, उनको लगा कि नहीं, जातिगत जनगणना में एक बहुत बड़ा समुदाय जो है वो अपने प्रतिनिधित्व की बात करेगा, अपने संरक्षण की बात करेगा। तो उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने पार्लियामेंट्री में पास कर दिया कि जाति के आधार पर जनगणना जो है वो नहीं हम कराएंगे, क्योंकि आरक्षण जो मुद्दा है वो जो संख्या बल से जुड़ा हुआ है। तो जब संख्या बल की बात आती है कोर्ट में, तो वहां पे क्या होता है कि वो हम कंडेम हमारा जो आरक्षण होता है उसको नहीं दिखा पाती है सरकारें कि किस समुदाय की कितना भागीदारी है कि नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीति की तरीके से वो खेलते हैं। अगर इनको वास्तविकता के तौर पे अगर समाज को हक देने की बात की, तो 39,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने ओबीसी आयोग की कोई भी रिपोर्ट को नहीं माना। प्राचार्य भर्ती अभी हुई, उसमें इन्होंने नो रिजर्वेशन कहा, लेकिन आपने नो रिजर्वेशन तो कह दिया, लेकिन आप फिर कॉलम क्यों मांग रहे हो कि रिजर्व कैटेगरी के लोगों के कॉलम हमने क्यों इनबिल्ड किए? तो कहीं ना कहीं ये ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री का एक बहुत बड़ा समूह, जिसमें अनुप्रिया पटेल सहित कई ओबीसी मंत्री थे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा और जाकर उनसे इस बारे में भी बोला। तो ये कहा यह जा रहा है कि उनके दबाव में आके ओबीसी का जो आरक्षण था उसमें नीट वाला, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आई थी और फिर से इसको लागू किया गया था। इसको आप कैसे देखते हैं?
हम इसमें राजनीतिज्ञों की तो नहीं मानते हैं कि राजनीतिक लोग ये करेंगे, लेकिन इसमें पब्लिक में बहुत सारे वेल अवेयरनेस आ गई। ट्विटर पे चला, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्योंकि सारे लोग वॉच करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समुदाय के नेताओं को भी लगा नहीं कि हमको भी अपना जाके इसका विरोध करना चाहिए। तो ये पब्लिक का, एक जन समुदाय का बहुत बड़ा विरोध था। उस विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा और कहीं ना कहीं नीट में जो था आरक्षण लागू करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे भी अभी ओबीसी आरक्षण नहीं लागू हुआ है, जबकि एससी आरक्षण अपनी संख्या के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन में है। तो कहीं ना कहीं उन सरकारों को अधिकारों की बात देने की आती है, तो उन सभी जगहों पे ओबीसी आरक्षण को लागू करना चाहिए। तो ये जो आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जैसे ओबीसी जनगणना, उसमें आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव ने भी पत्र लिखा है, अन्य कई बड़े राजनेताओं ने भी पत्र लिखा है और मांग करी है ओबीसी जनगणना को लेकर। तो इसमें भी क्या सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, या सरकार सोचेगी इस बात पे कि जनगणना कराना शायद बेहद जरूरी हो जाए? देखिए, जनगणना कराना बहुत जरूरी है और वास्तविक आधार, वास्तविक स्थिति सबकी पता लगनी चाहिए। तभी हम जो सबके विकास की बात करते हैं, तभी सबका विकास हो पाएगा। क्योंकि हम जब तक उनके हर एक पहलुओं को, क्योंकि इस देश में जात एक सच्चाई है, जात के आधार पे ही यहाँ पे सब कुछ चीजें निर्धारित होती हैं। आपका आरक्षण, आपकी भागीदारी, आपकी शासन सत्ता में। तो कहीं ना कहीं सरकारों को जातिगत आधार पर जनगणना करनी चाहिए, ताकि हम उनकी जो योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल मांग भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोधियों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हम आपके हक की बात नहीं कर रहे, हम अपने हक की, हमें पता तो लगना चाहिए कि हमारी आबादी इस देश में कितनी है। तो जितनी हमारी आबादी, उस हिसाब से हमारी यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब रिजर्वेशन का आधार होता है, तो वहां पे संख्या बल देखा जाता है कि आपके भागीदारी समुदायों में है, सरकारी सेवाओं में है या नहीं है। उसी आधार पे आपका रिजर्वेशन डिसाइड होता है। तो कहीं ना कहीं नीट तो उन्होंने अच्छा जनगणना किया, लेकिन होती है, अधिकार सही देने चाहिए। अगर जनगणना होती है तो कहीं ना कहीं सरकार भी कहीं बैकफुट पे ना आ जाए, इस वजह से तो वो खतरा नहीं रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, क्योंकि सरकार जी बैकफुट में नहीं आई, क्योंकि सरकार क्या है कि सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं है। सरकार बदलती जी रहती है, तमाम लोग सत्ता में आते रहते हैं, तमाम लोग सत्ता में जाते रहते हैं। सरकार तो इसी देश के लोगों की ही बनाई हुई सरकार है। जो भी सरकार आएगी वो इसी देश को लाएगी। हाँ, ये है कुछ जी राजनीतिक पार्टियों को नुकसान होगा और कुछ लोग जो होंगे वो सत्ता से रिप्लेस होंगे। जो लोग नहीं चाहते कि हम सत्ता से रिप्लेस होंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि राजनीतिक आधार पे लोगों को रिप्लेस होना चाहिए, और जिसकी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतने हिस्सेदारी के कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए। तो मेरा मानना जी। यही है कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए और बहुत जरूरी है। उसी आधार पर सरकारें जो है वो प्लानिंग बनाने के लिए मजबूर होंगी। तो ओबीसी समाज के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े ओहदे पर हैं। तो वो भी अगर आरक्षण की बात करें या जनगणना की बात करें, तो वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कमी है ओबीसी समाज को लेकर। ऐसा लगता है कि कुछ ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, जो जो उनको वोट देकर कुर्सी तक पहुंचाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो हमारी बात करेंगे, लेकिन जब बात समाज की आती है तो वो चुप्पी साधे बैठते हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे इस चीज को आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओबीसी समाज के जो राजनेता है, उनमें चेतना की भी कमी है। उनमें अपने जैसे अनुसूचित जाति समुदाय में हम देखते हैं, तो उनके नेताओं और उनके लोगों में बहुत ब्रॉड माइंडेड चेतना है। तो कहीं ना कहीं जी ओबीसी समुदाय में भी उस चेतना की जागृत धीरे धीरे हो रही है और अपने अधिकारों के लड़ रहे हैं। तो जब संगठन मजबूत होगा उनका, उनके लोग मजबूत होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके नेता भी मजबूत होंगे। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे, जैसे ओबीसी समाज के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में केशव जी प्रसाद मौर्य को इलेक्शन लड़ा गया, जीत के भी आए, लोगों ने समुदाय को सपोर्ट किया। लेकिन जब उसमें जी सत्ता में भागीदारी की बात आई, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। अभी उनके खिलाफ एक फर्जी मार्कशीट का भी केस कर दिया गया, क्योंकि जब आपके प्रतिनिधित्व की बात नहीं करेंगे, आपको कुर्सी चाहिए, जी आपको कुर्सी दे देंगे, लेकिन वास्तविक भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी नहीं हो रही है। इसलिए उनके राजनेताओं को बोलना चाहिए, जो कि वो लोग नहीं बोले, क्योंकि उनमें भी एक जो जागरूकता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस जागरूकता की कमी है अपने अधिकारों, अपने हक को लेके। जी। तो ये थे मानवेंद्र जी, जिन्होंने अपने विचार और कई ऐसे अहम मुद्दों पे चर्चा की, और उन्होंने ये भी बताया कि जातिगत आधार पर जनगणना
बेहद जरूरी है। देश की बात में आज इतना ही। अन्य मुद्दों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।